हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो शुरू किया था चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए थे। पहली दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो 3 टॉपिक मैंने ये पढ़ाए थे। ठीक, तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो होंगे 2। तो ये 2 टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर के वो 3 टॉपिक पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहले वो 3 टॉपिक अच्छे से आप पढ़ लो, तब जाके आगे के जो 2 टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखें, पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। सिंबल इसका कप्पा होता है, आपको पता ही है। ठीक, एंड मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं डाइल्यूशन। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, रिलेशन इनमें क्या होता है। अगर आपको ये पहले से ही याद है, पता है, तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, देखें, अगर मैं बात करता हूं डाइल्यूट की, तो डाइल्यूट इनवर्स होता है किसका, कंसंट्रेटेड का। यानी कोई भी सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा ज्यादा तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक, और अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट कम है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक, जिसको ना पता हो वो ध्यान रखेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो सॉल्यूट आपके पास होगा मिनिमम, यानी बहुत कम होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो होगा मैक्सिमम, और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा मिनिमम। आप यहां से कंफ्यूज मत होना कि मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम रखा है, सॉल्यूट ज्यादा रखा है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो तो ज्यादा होता है। तो आपने कैसे लिख दिया कि जो सॉल्वेंट है वो मिनिमम है। याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्वेंट पे ना ध्यान देके सॉल्यूट पे भी अगर ध्यान देते हो तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्यूट कम होना चाहिए। ठीक, और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास, आपके पास है एक ड्रॉप मान लेते हैं वाटर की, और एक ड्रॉप मान लेते हैं चाशनी की। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं कि वाटर की जो ड्रॉप है और जो चाशनी की ड्रॉप है, इन दोनों में से डाइल्यूट कौन है और कंसंट्रेटेड कौन है। ठीक है, तो देसी भाषा में बोलूं तो डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तो डाइल्यूट का मतलब है पतला और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, गाढ़ा। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं वाटर की ड्रॉप की और चाशनी की ड्रॉप की, तो आपको पता है कि वाटर की जो ड्रॉप है वो पतली है, मींस डाइल्यूट हुआ, और जो चाशनी की ड्रॉप है वो कैसी है, गाढ़ी है, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड हुई। फिलहाल डाइल्यूट और कंसंट्रेशन फिलहाल जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मीनिंग रहेगा वो सिंपल ये रहेगा कि सॉल्यूट अगर कम है तो डाइल्यूट, और अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड। ठीक, फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो इसके ऊपर है कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, अब अपनी कहानी शुरू करते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से। ठीक, तो पहले मैं मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज लैम्डा एम। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई सैंपल है जो मैंने लिया है 1 मोल। इस सैंपल को मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, सपोज करो मेरे पास वाटर है। ठीक, कुल मिलाकर ये सैंपल मेरे पास ये है, ये जितना टूटना था उतना टूटेगा, बाकी बचा कुछ है ये। मैं इसमें फिर से वाटर डाल दूंगा। वाटर डालने के बाद क्या होगा, फिर से थोड़ा बहुत टूटेगा, थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा। ठीक, मैं इसमें फिर से वाटर डालूंगा, फिर से थोड़ा बहुत टूटेगा और थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा। अब मान के चले मैं इसमें कितना भी वाटर डाल दूं, अब ये ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक,
इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे कितना भी वाटर यहाँ पे डाल देता हूं, दैट मीन से ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये बेसिकली क्या हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। जितने ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे, जितने ज्यादा आयंस घूमेंगे, उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करता जा रहा हूं, पार्टिकल टूटते जा रहे हैं। पहले पार्टिकल इतना सारा था, फिर इतना रह गया, फिर इतना रह गया, फिर इतना हो गया। इसका मतलब है डाइल्यूशन करते जा रहा हूं। ये आप ध्यान रखना, जो वाटर है वो कौन है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं। इसका मतलब है डाइल्यूशन करता जा रहा हूं, क्योंकि डाइल्यूशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा यानी मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं डाइल्यूशन करता जा रहा हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल टूटते जा रहे हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो घूमना ज्यादा होगा, और घूमना ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, कितने सारे आयंस हैं, कितना वो घूम रहे हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहा हूं यानी सॉल्वेंट बढ़ाया जा रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो घूमना ज्यादा होगा, और घूमना ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब होने वाला है कि अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, बिकॉज डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टली हुए। ठीक, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो घूमना ज्यादा होगा, घूमना ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के डायरेक्टली है। ठीक, अब देखें यहां मैं इसी पूरे कॉन्सेप्ट को अगर डाइल्यूशन के टर्म्स में ना दूं, कंसंट्रेटेड के टर्म्स में दूं, तो आपको दिख रहा है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर डाइल्यूशन डायरेक्टली है मोलर कंडक्टिविटी के, तो मैं बोल सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्स है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के। बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी मैं यहाँ पे जो पैटर्न है वो डाइल्यूशन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। सेम एज लाइक मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो डायरेक्टली हुआ, और डाइल्यूशन इनवर्स होता है कंसंट्रेशन के, तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी इनवर्स होनी चाहिए किसके, कंसंट्रेशन के। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो डाइल्यूशन के टर्म्स में या फिर कंसंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक, तो आप ये दोनों बातें ध्यान रखोगे। तो अब हमारे पास क्या बचता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि सॉल्वेंट अगर आपको याद ना आए इस वाले केस के लिए, तो डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूट कम हो, और कंसंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा हो। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ठीक, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखें, तो कुल मिलाकर मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, डाइल्यूशन डायरेक्टली है मोलर कंडक्टिविटी के। एक बात तो मैं ये समझ में आई। दूसरी, मोलर कंडक्टिविटी इनवर्स होती है कंसंट्रेशन के। एक बात हमें ये समझ में आ गई। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है ये कैसे वेरी होगी जब मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा या कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखें। तो इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूं कंडक्टिविटी की, यानी कप्पा की, इसके लिए आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो कंडक्टिविटी है, ठीक, वो एक बात पे डिपेंड करती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है जिनके घूमने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, तो यहां पे जो मेजर टास्क होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब जनरली 1 ml होता है, इसको भूलना मत। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं,
या 1 ml में कितने आयंस हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना कंडक्टिविटी के लिए अगर आपको ये सारा पैटर्न देखना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आयंस बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस घटे तो कंडक्टिविटी घट रही है। देखें, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मान लेते हैं फिर से मेरे पास सैंपल है 1 मोल, ये मान लेते हैं मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया इस लिक्विड के अंदर, सपोज करें वाटर है। ठीक, जितना टूटना था उतना ही टूटेगा, बाकी जो बच गया है वो मान लेते हैं ये है। ठीक, अब सुने पहले, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सैंपल नहीं है, ये मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, मान के चलें ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, इतना वाला एरिया मैंने यूज किया, यानी जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने इतना मान लिया बीकर का। ठीक, मान लेते हैं इस सैंपल के 6 पार्टिकल्स हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 पार्टिकल मैं मान के चलता हूं इस सैंपल के। ठीक, अब अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा यानी वाटर बढ़ाऊंगा, और तो वाटर बढ़ाने पर वाटर के पार्टिकल को भी स्पेस चाहिए होगा और वाटर के पार्टिकल को स्पेस चाहिए होगा। इसका मतलब है 1 या 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल यहां से निकल सकते हैं बाहर। तो कुल मिलाकर अब मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में पार्टिकल रह गए 4, यानी 2 पार्टिकल यहां से निकल गए। फिर से मान ले मैंने इसमें वाटर ऐड किया यानी डाइल्यूशन और बढ़ाया, तो डाइल्यूशन और बढ़ाने पर अब की बार मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में पार्टिकल रह गए 2, क्योंकि अगर आप वाटर बढ़ाओगे तो वाटर के पार्टिकल्स को भी स्पेस चाहिए, तो हो सकता है सैंपल के 1-2 पार्टिकल और यहां से निकल जाए। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसको मैं अभी बता देता हूं कि ये सब कुछ आपको सोचना कैसे है। फिलहाल इस पूरे प्रोसेस पर अगर आप ध्यान दो तो सैंपल को जब मैंने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद मैं मान लेता हूं इतना जो पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें इस सैंपल के सपोज पार्टिकल 6 हैं। अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो हो सकता है 1-2 पार्टिकल यहां से निकल जाए, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स को भी स्पेस चाहिए। तो मान लेते हैं 6 की जगह पार्टिकल रह गए 4। फिर से मैंने वाटर ऐड किया यानी डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पर पार्टिकल और कम हो गए, क्योंकि वाटर के पार्टिकल को भी स्पेस चाहिए, तो 1-2 पार्टिकल यहां से और निकल सकते हैं। इसका मतलब डाइल्यूशन करता जा रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पार्टिकल घट रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है जितने ज्यादा आयंस होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो घट रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ आयंस अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में घट रहे हैं इसका मतलब कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घट जाती है। इसका मतलब डाइल्यूशन इनवर्स हुआ कंडक्टिविटी यानी कप्पा के। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में घट रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी घट रही है। ठीक, तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन के टर्म्स में ना दूं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में दूं, तो आपको पता है डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर डाइल्यूशन इसका इनवर्स है कप्पा का, इसका मतलब है कंसंट्रेशन डायरेक्टली होनी चाहिए कप्पा की, यानी कंडक्टिविटी की। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम फिलहाल यहां से शुरू करते हैं क्या कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना कैसे है। मान के चले मैंने गिलास लिया, ठीक, एक गिलास में मैंने इतना सा पानी ले लिया, मीन्स थोड़ा सा पानी लिया, ठीक, इस थोड़े से पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी। अब देखें 1 चम्मच चीनी जब मैं डालूंगा तो वो चीनी इतने ही पानी के अंदर है। अगर मैं पानी को बढ़ाऊंगा तो अब वो जो नीचे जो लोअर पोर्शन था, मैं इसको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें ये गिलास मान लो, इस गिलास मैंने यहां तक पानी भरा, ठीक, अब मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी। मान लो चीनी में पार्टिकल 8 है, चलो समझ में आ गई बात। मैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लू यानी 1 ml मान लू, ठीक। अब देखें यहां मैं अगर पानी डालूंगा गिलास में तो पानी का लेवल और बढ़ेगा। मान लो यहां तक पानी आ गया। अब देखें अगर यहां तक पानी आ गया तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे नीचे थोड़ी ना रहेंगे, थोड़े बहुत तो ऊपर भी जाएंगे। 3 3 6 7 8 ऐसे मान लो, ठीक। पहले वॉल्यूम इतना था
और अब वॉल्यूम हो गया इतना। तो इसका मतलब जब पानी डालोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल अब देखें 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हो गए या नहीं, यानी 1 ml में कम हो गए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 सेंटीमीटर क्यूब में घट रहे हैं, दैट्स वाई कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन इनवर्स हुआ किसके, कंडक्टिविटी के, और क्योंकि डाइल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्स होता है इसका मतलब कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी के डायरेक्टली होगी। तो आई थिंक ये सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको अभी एक और चीज बताने वाला हूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को और हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो देखें मैंने फिलहाल ये रफ नहीं किया पहला वाला पोर्शन। ठीक है, सेकंड वाला पोर्शन क्या था, डाइल्यूशन इनवर्स होता है किसके, कंडक्टिविटी के, और कंसंट्रेशन डायरेक्टली होती है कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो ये ही मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं फॉर्मूले से, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, फिर बताता हूं ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा। देखें, अगर मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टिविटी तो सभी ने पढ़ा था कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको ये याद ना आ रहा हो या ये कहां से आया, अगर आपको ये पता ना चल रहा हो, तो ये मैं सब कुछ पीछे पढ़ा चुका हूं, यानी प्रीवियस लेक्चर में। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लो, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखें, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन है। ठीक, सभी ने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो मैं m की जगह इसको c भी लिख सकता हूं। ठीक, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये सभी ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो डेफिनेशन की बात करें, मोलैरिटी सबने क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। फिलहाल देखें, अगर मैं रेफरेंस के लिए 1 मोल मान के चलूं तो 1 मोल का मतलब है n की वैल्यू 1 होगी, यानी 1 मोल। तो 1 मोल के लिए m की वैल्यू 1 हो गई, तो कंसंट्रेशन क्या आ गई, 1 अपॉन v। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन c, एक ही बात है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। ठीक, अब आ जाए इस पे, मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 अपॉन c, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखें 1 अपॉन c किसके इक्वल है, वॉल्यूम के, तो मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं, कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें यहाँ, अब आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और देखें कैसे, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा का मतलब क्या होने वाला है, कंडक्टिविटी। ठीक, अब v तो वॉल्यूम है, वो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखे जा रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं इस पूरे टर्म की, ठीक, तो फिलहाल ये जो वॉल्यूम है और ये जो लैम्डा m है, यानी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो कुल मिलाकर अब आपको इसको यहां पे कैसे देखना है, डाइल्यूशन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी, तो कप्पा फिलहाल कांस्टेंट है, भूल जाओ, हमारा जो टास्क है वो इन दोनों पे चलेगा। इसका मतलब आपको यहां पे ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो मोलर कंडक्टिविटी और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पे आ जाते हैं, देखें डाइल्यूशन का मतलब क्या था, पानी डालते जा रहा हूं, यानी पहले वाला केस जो मैंने पढ़ाया है, डाइल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है वो बढ़ाया जा रहा हूं। जब सॉल्वेंट डालते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यानी इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक यहां से भी आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के डायरेक्टली होती है, बिकॉज डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब इस पे भी आ जाते हैं कंडक्टिविटी पे, यानी कप्पा पे। तो मोलर कंडक्टिविटी अब हम कांस्टेंट रखेंगे, कप्पा को साइड में ले आओ तो क्या आ जाएगा, लैम्डा m इंटू कप्पा नीचे आ जाएगा साइड में, तो 1 अपॉन कप्पा इज इक्वल टू वॉल्यूम, या नहीं। इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखें, ये तो कांस्टेंट मान लिया मैंने, ये तो हट गया। अब मैं रिलेशन इन दोनों में देख रहा हूं,
इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी डाइल्यूशन बढ़ाओगे, क्योंकि कप्पा और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो यानी सॉल्वेंट ज्यादा डालोगे तो डाइल्यूशन हुआ, इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो आप, तो डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी यानी इनवर्स हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन से हम और कैसे चेक कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे कैसे फर्क पड़ता है। अब बात आती है पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा आता है कि कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो, या कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे सॉल्यूट की तो। इसका मतलब ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो डाइल्यूशन के टर्म्स में या कंसंट्रेशन के टर्म्स में, कि क्या फर्क पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी में या फिर क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी में। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि हाँ भाई क्या क्या फर्क पड़ा। अब यहां से मेजर टास्क क्या है, देखें मेजर टास्क ये है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों की बात करूं तो मैं इसको यहां पे करके बता देता हूं साइड में। देखें कंडक्टिविटी की बात करें यानी कप्पा की कंडक्टिविटी, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक हो, ठीक है, दोनों का जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे रहेगा, यानी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग में भी यही केस रहेगा और वीक में भी यही केस रहेगा। ठीक, जबकि अगर मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा एम की, तो लैम्डा एम में ये तो चेंजेस आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो वेरिएशन होगा, जो उसकी डिग्री होगी, जो उसकी अमाउंट होगी कि कितना चेंज होगा, वो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूं कंडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लोगे तो जो चेंजेस मिलेंगे वो लगभग सेम मिलेंगे। डाइल्यूशन इनवर्स ही है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली, वो सब कुछ सेम ही मिलेगा। बट जो मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं और स्ट्रॉन्ग और वीक का मेरे पास केस रहेगा, तो उस केस में डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में जो चेंज ये लाएंगे मोलर कंडक्टिविटी में, वो डिफरेंट वे में लाएंगे। डिफरेंट वे का मतलब किसी में ज्यादा या किसी में कम, ऐसा आएगा। अब बात ये आती है कि भाई अगर मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के डायरेक्टली है और कंसंट्रेशन के इनवर्स है, तो दोनों के लिए लगभग सेम ही आनी चाहिए। जबकि यहाँ पे समस्या ये है कि स्ट्रॉन्ग और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका टूटना ये डिफरेंट होता है, और टूटना डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट अगर हो गए तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी सेम अमाउंट में चेंज नहीं होगी दोनों के लिए। इसका मतलब है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको चेक करनी है विद कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन, तो कैसे चेक करेंगे। ठीक, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। तो आई थिंक ये सारी बात आपको अब समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है कि यहाँ पे ये क्या केस था तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ठीक, चलो देखें तो सेकंड जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, और फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट प्रीवियस लेक्चर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है कि जो आयंस में टूट जाए, ठीक है, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 ऐसे। तो फिलहाल मैं बात करता हूं, मेरा जो मेन फोकस है वो स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर है। तो पहले इस बात को समझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो लगभग ऑलमोस्ट सारा का सारा ब्रेक हो जाए, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब है जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, यानी थोड़ा बहुत ही ब्रेक होते हैं,
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो लगभग सारा का सारा ब्रेक हो जाए, और वीक का मतलब जो सारा का सारा ब्रेक नहीं होता, थोड़ा बहुत ही ब्रेक होता है। इसका मतलब है इस लाइन से अब आपको सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे पहला जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग का केस पढ़ेंगे और फिर ये पेपर में कैसे पूछा जाता है फिर मैं आपको वो बताता हूं। देखें, स्ट्रॉन्ग के केस की बात करें, मान के चले मेरे पास 1 मोल सैंपल है, यानी कोई भी सॉल्यूट है 1 मोल, ये रहा सैंपल। इस सैंपल को मैंने बीकर में डाल दिया, सपोज करें इसमें वाटर है, ठीक, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, सैंपल ये रहा। मैंने इसमें फिर वाटर ऐड कर दिया, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। मैंने इसमें फिर वाटर ऐड कर दिया, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, लास्ट ये बच गया। अब जरा मेन बात समझे, मैंने इस सॉल्यूट को इस वाटर में डिसॉल्व किया, पार्टिकल इसके टूटते जा रहे हैं, डाइल्यूशन करता जा रहा हूं। अब सैंपल का ये वाला पार्टिकल बच गया छोटा सा, डाइल्यूशन करता जा रहा हूं, मतलब सॉल्वेंट बढ़ाता जा रहा हूं। तो डाइल्यूशन करा, नंबर ऑफ पार्टिकल ब्रेक होते गए, लास्ट में ये पार्टिकल बच गया। इसका मतलब है अब मैं इसमें कितना भी डाइल्यूशन करूं, यानी इसमें कितना भी सॉल्वेंट डालूं, अब ये टूटने का नहीं है, वो लास्ट लिमिट है इसकी। अब तो इसे हम बोलते क्या है, बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जब मैं लास्ट में डाइल्यूशन करता हूं जिस पर सॉल्यूट का टूटना बंद हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे समझना, मैंने आपको बोला था कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया, मींस मैक्सिमम डाइल्यूशन किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब खुद सोचो, जब डाइल्यूशन यानी पानी मैंने इतना सारा डाल दिया, तो डाइल्यूशन इतना ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन इनवर्स है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन तो बिल्कुल नीली हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं दैट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी बहुत सारा है, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नील हो गई क्योंकि इनवर्स है। इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोच टू जीरो, क्योंकि ना के बराबर ही होगी क्योंकि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, देन लैम्डा एम बिकम्स इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। ठीक, मैं इसको लैम्डा एम नॉट भी लिख सकता हूं या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इस बात को ही आपको समझना है। देखें, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हल्का सा भी दिक्कत होगी तो फिर सारा कॉन्सेप्ट सर से बाउंस जाएगा। देखें, मैंने कहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, लगभग जीरो हो चुकी है, तो इस केस में लैम्डा एम बिकम्स इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। अब ये क्या है, ये दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, आपको पता है। लैम्डा एम नॉट या फिर इंफिनिटी, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखें यहां डाइल्यूशन इनफाइनाइट से पहले अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं इस सॉल्यूशन की, तो वह लैम्डा एम निकालना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है। ठीक, और अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल लास्ट की निकालना चाह रहा हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो फिर मैं इसको लैम्डा एम नहीं बोलूंगा, फिर मैं इसको बोलूंगा लैम्डा एम नॉट,
या लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन से पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूं तो लैम्डा एम है, बट अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं तो वो मोलर कंडक्टिविटी की जगह अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यही बात आपको अब जो एक्सप्लेन करनी है उसके लिए 3 साइंटिस्ट थे, डीबाय, हकल एंड ऑनसेगर। तो उन्होंने इक्वेशन दी है और इक्वेशन से ये बताया है कि कैसे स्ट्रॉन्ग वाले केस का बिहेवियर चेंज होगा कंसंट्रेशन के साथ या फिर डाइल्यूशन के साथ। तो वही अब हम आगे करने वाले हैं। ठीक, देखें। तो आई थिंक ये बात तो आपको पता ही है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखें। तो इक्वेशन क्या थी, यानी डीबाय, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, डीबाय, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, डीबाय, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बिहेवियर को बताती है कि कैसे ये कंसंट्रेशन के साथ वेरी होगा। ध्यान रखना, डीबाय, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग के बारे में बताती है। ठीक, अब इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो क्या है, ये थी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डीबाय, हकल एंड ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन जीरो नहीं है यहाँ, वहां पे जीरो है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए आपके पास कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं, ए जो है आपके पास वो है कांस्टेंट। सी आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं लिख नहीं रहा, आपके सामने लिखा हुआ है सारा। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा एम नॉट का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो कैसे लिखी जा सकती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, ऐसे लिखी जा सकती है, ये आपको पता ही है। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहां से अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा और उस ग्राफ से सारी बातें आपको समझाऊंगा कि ये सब कुछ मैंने कैसे कैसे किया। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक आप इसको राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को रफ ना करके ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। ठीक है, और तब आपको बताता हूं सारी कहानी। देखें, तो ये मेरे पास हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक, y एक्सिस पे कौन है, लैम्डा m, तो y एक्सिस पे हो गया लैम्डा m। ठीक, x एक्सिस पे कौन है, अंडर रूट सी, तो x एक्सिस पे कौन हो गया, अंडर रूट सी। ठीक, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज होगा। ठीक है, m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस ए, यानी स्लोप आपके पास क्या आ गया, माइनस ए। ठीक, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम नॉट, यानी ये इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम नॉट। अब जिनको इंटरसेप्ट के बारे में पता है बढ़िया है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, इंटरसेप्ट का मतलब है जहां पे दो लाइनें आपस में क्रॉस होते हैं, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या सीखना है, देखें, कंसंट्रेशन अगर यहां पे बढ़ रही है दैट मीन्स यहां पे जीरो होगी। ठीक है, इसका मतलब है यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो यहां पे कंसंट्रेशन जीरो यानी कम हो गई। कंसंट्रेशन जीरो कब होगी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। इसका मतलब ये वाला केस किस चीज को बता रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को बता रहा है। ठीक है, अब समझे बात को, कंसंट्रेशन यहां बढ़ रही है तो यहां डाइल्यूशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो यहां पे डाइल्यूशन बढ़ेगा, और आपको दिखाई दे रहा है कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया।
और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही तो कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, तभी तो जीरो हो गई। तो अब यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझे, जब कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो देन लैम्डा एम बिकम्स इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, यानी जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाएगी तब जाके लैम्डा एम इक्वल हो जाएगा लैम्डा एम नॉट के। तो अब ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये सारा जो प्रोसेस था ये क्या था। देखें, ठीक, तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि जब डिबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या आती है। ठीक, या जब हम लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, या फिर स्लोप की वैल्यू क्या आती है। तो आप ध्यान रखना कि लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इंटरसेप्ट क्या होता है और स्लोप की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैं अंडर रूट सी को सी की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको पता ही है। अंडर रूट को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर मैं आपको जब वी का केस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने यहां पे किस लिए किया। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आने का, बट अभी मैं बताऊंगा जब मैं वी का केस पढ़ाऊंगा तो आपको इनफाइनाइट का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्यों किया। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं इसको सबको रफ कर देता हूं। आपको ये राइट डाउन करना हो ग्राफ तो आप कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आई थिंक ये सब कुछ आपने अब कर लिया होगा, बट फिलहाल इसको रफ करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि डिबाय-हकल-ऑनसेगर का जो ये ग्राफ है, इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से। चाहे मैं बात करूं क्लास 12 की या किसी भी कंपटीशन की बात करूं, तो ध्यान रखना डिबाय-हकल-ऑनसेगर की इक्वेशन और जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब सेकंड केस देखें वीक का, यानी 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी के मन में अगर एक ख्याल आता हो कि सर जी मोलर कंडक्टिविटी अभी आपने कंसंट्रेशन के साथ वेरी करके दिखाई थी, कुछ यहां तो बता दो कि हम कैसे वेरी करें, तो सब कुछ आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, बस थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, तो वीक कौन होते हैं, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते। मान लो मेरे पास कोई सैंपल है ये, ठीक, मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया सपोज वाटर में। अब क्योंकि ये वीक है, यानी जो सैंपल आपने लिया वो कैसा है, वीक है, तो ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। मान लेते हैं इतना रह गया, मैंने इसमें वाटर डाला, मान लेते हैं इतना रह गया। अब इसमें कितना भी वाटर डाल दो, अब ये ब्रेक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये वीक था। अब मान के चले ये वीक था, तो सपोज करें 40% ये टूट गया। ठीक है, यानी डिसोसिएट हो गया 40%। तो मैंने थोड़ा सा डाइल्यूशन करा, थोड़ा सा पानी डाला, हो सकता है थोड़ा बहुत और टूट जाए। मान लो 65% तक ये डिसोसिएट हो गया, यानी टूट गया। ठीक, अब इसमें कितना भी पानी डालो, अब ये कह रहा भाई मैं इतना ही टूट पाऊंगा, मेरी लास्ट लिमिट ये थी। हालांकि टूटता तो मैं 40%, बट क्योंकि तुमने डाइल्यूशन यानी वाटर यानी सॉल्वेंट ऐड कर दिया बहुत ज्यादा, तो मेरा टूटना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बट अब मेरी लिमिट इतनी है, मैं 65% तक टूट चुका हूं। ये ध्यान रखना, ये डाटा मैं लेट कर रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि 40% टूटेगा। ठीक, ये अपनी तरफ से मैंने लेट किया है। तो क्योंकि ये वीक है तो मान लेते हैं नॉर्मल 40% तक ये ब्रेक हुआ, डाइल्यूशन करने पर 65% हो गया। अब मैं इसमें कितना भी पानी डालूं, अब ये टूटने वाला नहीं है। ठीक, इसका मतलब इसकी लास्ट लिमिट हो गई, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब बात को समझे। सर आपने डाइल्यूशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो स्ट्रॉन्ग वाले केस में भी किया था, स्ट्रॉन्ग वाला केस था। अगर मैंने उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया था तो उसका क्या फायदा रहा? क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो ऐसी, वीक में मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जो सैंपल है वो ज्यादा से ज्यादा टूट सके। 40 तक 65% हो गया, बेटर हुआ। ठीक,
जबकि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग तो खुद कह रहा है कि भैया मैं सारा का सारा ब्रेक हो रहा हूं, तो मेरे में आप इनफाइनाइट डायल्यूशन कर क्यों रहे हो, जबकि मैंने वहां पे किया नहीं करना था। तो अब क्वेश्चन ये है कि डायल्यूशन करने का फायदा किसको मिलता है, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सोचना समझना। स्ट्रॉन्ग वाले केस में मैंने इनफाइनाइट डायल्यूशन किया, जबकि स्ट्रॉन्ग वाला कह रहा था मैं कंप्लीटली टूट रहा हूं, तो क्यों मेरे में इनफाइनाइट डायल्यूशन आप कर रहे हो, इतना सारा पानी क्यों डाल रहे हो। वीक कह रहा है मेरे में पानी डाल दो क्योंकि मैं ज्यादा टूट सकता हूं, इसका मतलब वीक वाले को फायदा मिलता है। ठीक है, वीक वाले को फायदा मिलता है इनफाइनाइट डायल्यूशन करने का, क्योंकि वो पहले से ज्यादा ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायल्यूशन करने का फायदा किसको ज्यादा मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग वाले को मिलता है या वीक वाले को, तो आप हमेशा बोलोगे वीक वाले को ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा ब्रेक होता है। स्ट्रॉन्ग वाला जो था वो कहता मैं तो पहले से वैसे सारा का सारा ब्रेक हो रहा हूं, आप इनफाइनाइट डायल्यूशन कर रहे हो तो 1% ब्रेक हो जाऊंगा, 2% या इससे ज्यादा 3%, इससे ज्यादा क्या ब्रेक होगा, क्योंकि मैं तो स्ट्रांग हूं, सारा का सारा ब्रेक हो जाता हूं। तो आई थिंक ये बात आपको अब समझ में आई होगी कि स्ट्रॉन्ग और वीक में अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन की, तो किसको ज्यादा फायदा मिलता है, तो आप बोलोगे वीक को ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वीक वाले कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन करने पर ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, जबकि स्ट्रॉन्ग वाला कहता है मैं वैसे सारा का सारा ब्रेक हो रहा हूं, तो मेरे में इनफाइनाइट डायल्यूशन करने का कोई फायदा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। हो सकता है मैं 1% और टूट जाऊं, भाई मान के चलो 100 में से अगर मैं 99% टूटा तो 99.2 हो जाऊंगा, 99.3 हो जाऊंगा, इतना ही तो फायदा मिल पाएगा तुम्हें। बट वीक कह रहा मेरे में जो चेंजेस है, मेरे में जो फायदा है वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये तो बात रही फायदे की कि डायल्यूशन का फायदा किसको मिलता है, तो आप ध्यान रखोगे वीक वाले को डायल्यूशन का फायदा ज्यादा मिलता है, स्ट्रॉन्ग वाले को इतना नहीं मिलता। चलो ये तो बात समझ में आ गई फायदे की। अब आती है कि हमने स्ट्रॉन्ग में इनफाइनाइट डायल्यूशन किया ही क्यों, जब वो सारा टूट रहा था, थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था, तो फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन करने का क्या फायदा रहा, इतना सारा तुमने वाटर वेस्ट किया। फायदा आप सुने, फायदा क्या था, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीट तो ब्रेक होते हैं, मान के चलें, बट उनमें स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये, यानी जो आयंस हैं उनका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो आसानी से टूट नहीं पा रहे, तो इनफाइनाइट डायलेशन करने पर वो फोर्स टूटेगा और जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, बात समझ में आ रही होगी आपको कि स्ट्रॉन्ग वाले टूट तो सारे रही हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो फोर्स है, जो 99% टूटा है, 1% अभी बाकी है, तो इनफाइनाइट में हो सकता है कि जहां भी फोर्स अभी बाकी होगा थोड़ा बहुत ज्यादा, वहां पे वो पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो इनफाइनाइट डायलेशन करने पर वो भी पार्टिकल टूट सकते हैं। तो अब आपको बात क्लियर हुई होगी कि इनफाइनाइट डायलेशन मैंने स्ट्रॉन्ग वाले में क्यों किया है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो होगा आयंस का वो ज्यादा होगा, जो आसानी से टूट नहीं रहा होगा, यानी जो कुछ पार्टिकल बच गए हैं जो टूट नहीं रहे हैं उनको तोड़ने में काम आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं इससे आगे की। फिलहाल दो बातों पे मैंने आपको गौर कराया है कि डायल्यूशन करने का किसको फायदा मिलेगा, तो वीक वाले को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग वाले को नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या थी कि स्ट्रॉन्ग वाले में मैंने इनफाइनाइट डायल्यूशन क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है मैं सारा का सारा टूट तो रहा हूं, बट इनफाइनाइट अगर कर दोगे तो हो सकता है कहीं भी अगर मेरे आयंस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हो सकता है वो भी टूटना शुरू हो जाए, तो मैं 99 से 99.5, 99.6 भी हो सकता हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस वीक वाले केस के लिए ग्राफ बना दूं, चलो जी ग्राफ बना देते हैं। लैम्डा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, √c हो गया। ठीक, अब यहां से कहानी क्या है, ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है। अब ये क्या है, ठीक है, ग्राफ थोड़ा ढंग से नहीं बना, कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है, अब जरा इस ग्राफ पे गौर करें, ये ग्राफ इस पॉइंट पे नहीं मिला जहां पे कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0 थी, उस पर ये ग्राफ नहीं मिला, यानी यहां पे नहीं मिला, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि स्ट्रॉन्ग वाले में ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, मैं स्लोप अभी लिख नहीं रहा, ठीक है फिलहाल।
ये स्ट्रॉन्ग वाला केस हो गया, वीक वाला केस हो गया। अब यही बात आपको समझनी है अच्छे से, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखें, स्ट्रॉन्ग वाला सारा का सारा ब्रेक अगर हो रहा था तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक वो जाएगा, यानी मैक्सिमम यहां तक पहुंच पाया। ठीक, वीक वाले केस में क्या हुआ है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये सारा मैटर क्या है, ध्यान से समझें। कंसंट्रेशन यहां बढ़ रही है, यहां घट रही है, डायल्यूशन यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे घट रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट ऊपर लिख देता हूं कि हमने लिखा था मोलर कंडक्टिविटी इनवर्स होती है कंसंट्रेशन के। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कंसंट्रेशन से ही समझा पाऊंगा क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन लिखी है, डायल्यूशन इनवर्स करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये यहां पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखें, कंसंट्रेशन घट रही है इस साइड, कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। यही कहानी जब मैं वीक में देखता हूं तो कंसंट्रेशन घट रही है, इस साइड तो बढ़ रही है ना, बट इस साइड तो घट रही है, तो कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जा पा रही। ठीक है, यानी ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इस तक ये वैल्यू नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि वीक वाला सारा ब्रेक नहीं हुआ ना, यहां पर तो ये सारा ब्रेक हुआ, यहां अगर ये सारा ब्रेक हो जाता वीक वाला तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच पाता। ठीक, इसका मतलब यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब क्या रहा, तो फ्री लाइन ऊपर क्यों जा रही है? ये ऊपर इसलिए जा रही है कि अगर मैं वीक वाले को 65% टूटा, मैं इसको कुछ समय के लिए छोड़ देता हूं ऐसे ही, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो क्या 65% से ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2% और टूट जाए, 3-4% और टूट जाए, मे बी, या 0.2, 0.1, 0.3 भी टूट जाए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मे बी बढ़ सकता है, इसलिए ये मोलर कंडक्टिविटी हल्की हल्की बढ़ती जाएगी, बट 100% तो ये फिर भी ब्रेक नहीं होने का, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं जा रहा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रॉन्ग वाला कंप्लीटली ब्रेक होता है, इसलिए हमें एक लिमिटिंग वैल्यू मिल पा रही है, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू मिल पा रही है, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू मिल पा रही है। जबकि वीक वाले केस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पा रही, जबकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये बता रही है कि वीक वाला है, हो सकता है थोड़ा बहुत और टूट जाए समय के साथ, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी हल्की 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 बढ़ सकती है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जा रहा, एक लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं जा रहा, तो फिर लैम्डा एम नॉट जो यहां पे था मैक्सिमम वैल्यू के लिए या लिमिटिंग वैल्यू के लिए, फिर वो यहां पे कहां से ला पाएंगे हम, यानी लैम्डा एम नॉट यहां से तो आ नहीं पाएगा क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं जा पा रहा। ये ही ड्रॉबैक है इसकी। अब ध्यान रखना, डिबाय-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन लैम्डा एम नॉट निकाल पाती है किसका? स्ट्रॉन्ग का। जबकि अगर मैं इस ग्राफ से वीक वाले का लैम्डा एम नॉट निकालूं तो वो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट नहीं पहुंच पाता वीक वाले केस में। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिबाय-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन अप्लाई ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर अप्लाई होती है, वीक पर अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में लैम्डा एम नॉट हम निकाल सकते हैं, बट वीक के लिए लैम्डा एम नॉट इस ग्राफ से आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी कि स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या है और वीक वाले केस में क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग वाले केस में ग्राफ की मदद से लैम्डा एम नॉट हम निकाल सकते हैं, जबकि वीक वाले केस के लिए ग्राफ की हेल्प से लैम्डा एम नॉट हम नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर लैम्डा एम नॉट हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कोलॉन्स लॉ।
कोलॉन्स लॉ में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कोलॉन्स लॉ से हम कैसे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक, फिलहाल यहां तक अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी और बाकी है। देख, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, ठीक है, यानी अगर मैं बात करता हूं क्लास 12 की बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसे है। आपको ग्राफ दिया होगा लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी या सी की पावर 1/2, ठीक, ये ए है और ये बी है। तो इस ग्राफ में यानी जब हम लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचते हैं, ठीक, तो उस केस में ये दो लाइनें आपको दिखी, तो ये ए और बी क्या बताना चाह रहे हैं, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। तो ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, जैसे केसीएल, ठीक, या फिर HCl। बी बता रहा है किस चीज को, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, मैक्सिमम तक नहीं जा रही वैल्यू, तो ये बताता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है। तो आप ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं वो कैसे करने हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए कैसी लाइन होती है, वीक के लिए कैसी लाइन होती है, ठीक। वीक के लिए क्या हम लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, तो नहीं निकाल सकते। क्या हम स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय दिस ग्राफ, तो निकाल सकते हैं, ठीक। इसका मतलब है इस ग्राफ से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कोलॉन्स लॉ, जो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक ये सारी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक। जैसे मान के चलें एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जब लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। तो कुल मिलाकर स्लोप आपको पता ही है -a और इंटरसेप्ट आपको पता ही है लैम्डा एम नॉट होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास ये है LiCl और आपके पास है NaCl, ठीक है, और पूछ ले इन दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये सारा आपके पास है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी LiCl है NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास है, दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो LiCl NaCl स्ट्रांग होते हैं यानी ब्रेक हो जाते हैं, ये आपको पता ही है। तो अब ये दोनों अगर ब्रेक हो जाते हैं तो क्वेश्चन ये आता है घूमेंगे भी दोनों आयंस, LiCl घूमेगा NaCl दोनों घूमेंगे, दोनों ही स्ट्रांग हैं, तो कुल मिलाकर मोलर कंडक्टिविटी दोनों की हाई होनी चाहिए। बट हमें ये चेक करना है कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी हाई है, दोनों में से, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर अगर मैं आंसर की बात करूं तो 11वीं में आपने पढ़ा था एक टर्म, अगर आपको याद आ रहा हो, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। मैं ये जो टर्म आपको पढ़ा रहा हूं आप ऐसा मत सोचना कि भाई 12th में जो है इतना सारा इसका पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पार्ट 12th में है मैं आपको उतना ही बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। देखें, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है आयंस का घूमना, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयंस का घूमना। अब जो आयन घूमेगा, ज्यादा घूमेगा, मोलर कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। जो आयन कम घूमेगा, मोलर कंडक्टिविटी उसकी कम होगी। तो कुल मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन में दोनों
LiCl कैसे ब्रेक होगा, Li प्लस में, Cl माइनस में, ये Cl माइनस कॉमन ही है, छोड़ दो Cl को, Li और Na बच गया। ठीक, अब देखें दोनों में से किसका साइज छोटा है, Li का या Na का। ये आपको पता होगा, 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। Li और Na एक ही ग्रुप का पार्ट है। Li का साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज, ठीक, और Na का साइज कैसा होगा, लार्ज साइज। चलो साइज तो पता लग गया। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं साइज की, तो साइज इनवर्स होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी के। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है डिटेल में, बस इतना बता देता हूं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का बेसिकली मीनिंग क्या है, जब वाटर किसी आयन को चारों ओर से घेर ले, इतना ही ध्यान रखें। वाटर अगर किसी आयन को चारों ओर से घेर ले तो सब क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। साइज के इनवर्स है, जिसका साइज छोटा होगा हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा, यानी पानी उसको ज्यादा घेरेगा। ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। तो जिसका साइज छोटा है हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, इसका मतलब पानी उसको ज्यादा चारों तरफ से घेरेगा। तो इन दोनों में किसका साइज छोटा है, Li का साइज छोटा है। Li का साइज अगर छोटा है तो वाटर इसको चारों ओर से घेर लेगा, तो ये घूम नहीं पाएगा, तो घूमेगा कौन, Na, और Na घूमेगा तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब LiCl और NaCl में मोलर कंडक्टिविटी किसकी हाईएस्ट होगी, NaCl की। तो ये हो गया टॉपिक अब फिनिश। आगे जो हम पढ़ेंगे दैट इज कोलॉन्स लॉ, और कोलॉन्स लॉ से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा m नॉट की वैल्यू, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो सारे जितने भी मैंने पॉइंट आपको फोकस करने के लिए बोले हैं, आप उन बातों पे ध्यान देना।